नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सती साई यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर डॉक्टर हेमंत शर्मा सर, वाइस प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर राजेश मीना सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ स्कूल ऑफ आयुर्वेदा पटले सर, प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर उमेश पांडे सर, हमारे स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद अरमान खान सर, डॉक्टर सादिक हुसैन सर का मैं स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों का स्कूल ऑफ आयुर्वेदा की ओर से मैं डॉक्टर ज्योति जाकर हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे माँ सरस्वती और भगवान धन्वंतरी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्लीज सर। सरस्वती वंदन के लिए मैं छात्राओं को आमंत्रित
गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज के अंदर पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर के अंदर JRF हूँ। आज जो हमारा एक प्रोग्राम है ये अवेयरनेस के रिगार्डिंग है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ एसयूएलएस ड्रग्स। मेरा टॉपिक है फार्माकोविजिलेंस ऑफ एसयूएलएस ड्रग्स, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस। फार्माकोविजिलेंस हम वर्ड की अगर बात करें तो ये दो वर्ड से लेकर चलना है, फार्माकोन एंड विजिलेंस। फार्माकोन एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है ड्रग, विजिलेंस लैटिन वर्ड है जिसको हम कहते हैं टू कीप वॉच, टू बी अलर्ट। इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एनी मेडिसिन वैक्सीन रिलेटेड प्रॉब्लम। ये कुछ हिस्ट्री है या कि हम इस तरह कहें कि ये कुछ इंसिडेंट जो कि हिस्ट्री में हुए जिसकी वजह से फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम को बनाने के लिए डेवलप करने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले हम बात करें तो 1814 के अंदर जो है एक क्लोरोफॉर्म की वजह से डेथ हुई। एक हैना गेना नाम की बच्ची थी 14 साल की। उसको क्या हुआ कि टोन नेल के अंदर पैर के नाखून में उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ, तो उसको एक माइनर सी सर्जरी, आवाज नहीं प्रॉपर ये हैना गेना बच्ची थी 14 साल की, इसको टोनेल के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो इसको एक माइनर सी सर्जरी एडवाइस हुई कि टोनेल एक्सट्रैक्शन की थी। उस वक्त के अंदर जो है एनेस्थेसिया के तौर पर क्लोरोफॉर्म का यूज अक्सर किया जाता था। तो वो क्लोरोफॉर्म जब इसको बच्ची को दिया गया तो विदिन 3 to 5 मिनट्स के अंदर इस बच्ची की डेथ हो गई क्लोरोफॉर्म के एडवर्स रिएक्शन की वजह से। ये 1848 के अंदर ये इंसिडेंट हुआ, ये फर्स्ट रिपोर्टेड डेथ है एज एडवर्स इफेक्ट की। 1881 के अंदर लुइस लेविन है जो ये एक फार्माकोलॉजिस्ट थे जर्मन, इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था अनटोवर्ड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। 1893 के अंदर जो है लैंसेट एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, इसने जो है एनेस्थीसिया रिलेटेड डेथ्स के ऊपर जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसी तरह 1901 के अंदर जो है बैक्टीरिया एंटीटॉक्सिन वैक्सीन जो था उसके कंटामिनेशन की वजह से कुछ डेथ्स हुई, और इसके नतीजे में बायोलॉजिकल कंट्रोल एक्ट जो है कि डेवलप हुआ यूएसए के अंदर। 1906 के अंदर यूएस एफडीए स्टार्ट हुआ ड्रग वाज प्योर एंड फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेशन। 1937 के अंदर इसी तरह का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एलिक्सर सल्फानिलमाइड ड्रग थी, ये जो एक सोर थ्रोट के लिए दवा का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त ये आती थी टैबलेट फॉर्म में और पाउडर फॉर्म के अंदर आती थी। तो ये पब्लिक डिमांड कुछ इसकी इस तरह हुई कि ये कंपनी से कि इसको कुछ सिरप के फॉर्म के अंदर भी बनाया जाए ताकि बच्चों को इस्तेमाल किया जा सके दवा। इसके लिए जो है फिर जब तैयार किया गया इसका सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट डाइथाइल ग्लाइकोल इसके अंदर मिलाया गया जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस था। इसके वजह से 107 डेथ्स रिपोर्टेड है। एलिक्सर सल्फानिलमाइड के अंदर जो है सॉल्वेंट डाइथाइल ग्लाइकोल मिलाया गया। इसके नतीजे में फिर 1938 के अंदर FFDCA ड्रग सेफ्टी बिफोर मार्केटिंग अप्रूवल किया है। 1950 के अंदर एप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू क्लोरोफेनिकॉल। 1961 के अंदर थैलेडोमाइड A की ये बहुत बड़ा हादसा था। इसके नतीजे में ये थैलेडोमाइड एक ड्रग थी जो कि एंटी और सेडेटिव की तरह ओवर द काउंटर ये ड्रग मिलती थी सर। ये ऐसे ही लोग जो है एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर इस्तेमाल कर लिया करते थे। इसका एक बेनिफिट ये था कि ये जो प्रेगनेंसी के अंदर कुछ इसको लेडीज ने इस्तेमाल किया तो जो प्रेगनेंसी के अंदर जो हाइपोथैलेमस ग्रेविडल की जो कंडीशन होती है, नौसिया का सेंसेशन होता है, इसके अंदर उनको बेनिफिट मिला। इस बेनिफिट की वजह से जो अक्सर जो है प्रेगनेंसी के अंदर जो है लेडीज इसको इस्तेमाल करने लगी। इसका इफेक्ट तो ठीक था, लेकिन जब बच्चों की जब डिलीवरी हुई तो उसके अंदर देखा गया कि बच्चों के अंदर मालफॉर्मेशन हो रहा है। मालफॉर्मेशन किस तरह का, जो उनकी एक्सट्रीमिटीज थी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर या लोअर एक्सट्रीमिटीज को देखें तो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। इस कंडीशन को फोकोमेलिया कहा जाता था। तो उसके अंदर हजारों की तादाद के अंदर बच्चे इस तरह पैदा हुए जिनको ये फोकोमेलिया नाम की कंडीशन पैदा हुई, जो कि उनके एक्सट्रीमिटीज पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया एक जो है ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन थे, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट किया। डॉक्टर विलियम मैकब्राइड नाम था उनका। डॉक्टर विलियम मैकब्राइड ने उस वक्त जो है एक लेटर भी लिखा लांसेट पब्लिकेशन हाउस को। उन्होंने ये सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो बच्चे इस तरह के पैदा हो रहे हैं जिनके अंदर
मालफॉर्मेशन में पाया जा रहा है। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो इनको थैलेडोमाइड ड्रग जो लेडीज ने यूज करी थी उनके अंदर ऐसा पाया गया है। तो उन्होंने इस तरह एक लेटर लिखा, डॉक्टर विलियम एंड्राइड का लेटर, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, डॉक्टर विलियम एंड्राइड लेटर टू लैंसेट। उसके अंदर उन्होंने पूछा कि क्या और किसी को भी इस तरह के इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उनके रिप्लाई में कि हाँ इस तरह के जो दवा जो लेडीज के अंदर उन्होंने इस्तेमाल की थी तो उसके अंदर इस तरह का फोटोमिलिएटेड डिजीज देखने को मिली थी। उसके नतीजे के अंदर फिर 1962 के अंदर कैफोवर हैरिस अमेंडमेंट एक जो है फिर पारित हुआ, उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया यूएसए के अंदर। इसके अंदर फिर क्या हुआ कि ये जो कंपनीज अब जो भी दवा नई लॉन्च करती थी तो उस कंपनीज के लिए मैंडेटरी ये हो गया था कि वो जो दवा लॉन्च कर रहे हैं उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को उसको गवर्नमेंट को प्रूव करना होता था कि ये दवा जो है एफिकेसी भी है इसकी और जो है इसके सेफ्टी भी इसके अंदर है। फिर इन सब हादसे जो हुए हम इस तरह के, तो उसके नतीजे के अंदर 1968 के अंदर WHO ने जो है इंटरनेशनल ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग सेंटर स्टार्ट किया, जो भी एडवांस इंजेक्शन रिपोर्ट होते थे तो यहाँ पर उसका सारा डेटा रहता था। तो वही सेंटर 1978 के अंदर ऑप्शनल मॉनिटरिंग सेंटर के अंदर जो शिफ्ट हुआ जो कि स्वीडन के अंदर। ये जो मैंने आपको हेना के बारे में बताया था, ये जो उसके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है ये कोलन एक्सट्रैक्शन का था, एनेस्थेटिस्ट असिस्टेंट। ये 2011 में जो एक बुक पब्लिश की थी अनटोवर्ड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। ये जो थैलेडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो इस तरह के जो है बच्चों की पैदाइश हुई जो है मालफॉर्मेशन ड्यू टू मैटरनल इंजेक्शन ऑफ थैलेडोमाइड ड्रग। ये उपसला मॉनिटरिंग सेंटर है स्वीडन का है, ये इंटरनेशनल ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग सेंटर है। जो भी एडवर्स रिएक्शन जो अलग अलग कंट्री से कई कंट्री से इनका कोलैबोरेशन है, जो भी डेटा सारी कंट्री से इकट्ठा होता है वो सारा यहाँ पर पहुँचता है। फार्माकोविजिलेंस इंडिया में कब शुरू हुआ, तो हम सबसे पहले तो ये स्टार्ट हुआ था 97 के अंदर। इसमें 3 सेंटर पहले शुरुआत में एस्टेब्लिश हुए थे, एक दिल्ली के अंदर और एक अलीगढ़ के अंदर और एक मुंबई के अंदर 1997 के अंदर। लेकिन कुछ वजह से वो बंद हो गया था। फिर 2010 के अंदर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो 2010 के अंदर जो है ये फार्माकोविजिलेंस सिस्टम इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ और आईपीसी गाजियाबाद जो है देश का नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर है। हम बात करें फार्माकोविजिलेंस आयुष के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है to collect and analyze data to establish evidence for clinical safety of SUNH drugs in a scientific manner for documenting clinical evidences of safety of these drugs, to develop system-wise database of adverse reaction of SUNH drugs, surveillance of misleading advertisement of these drugs in print and electronic media। ये पूरा जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है ये 3-year प्रोग्राम है। किस तरह चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये लॉन्च किया, सबसे ऊपर देखेंगे। इसके अंडर में जो है नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये नेशनल सेंटर है दिल्ली के अंदर। इसके अंडर जो है 5 इंटरमीडिएट सेंटर बनाए गए हैं अलग अलग विधि के हिसाब से। आयुर्वेदा के सेंटर इसके अंदर 2 हैं, NIA जयपुर और ITRA जामनगर। यूनानी का एक सेंटर है NIMO बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेडिसिन बेंगलुरु, इसके अंदर में हमारा पेरिफेरल सेंटर है। और एक सेंटर होम्योपैथिक का NIH कोलकाता, एक सेंटर है सिद्धा का NIH चेन्नई, और एक सेंटर सोवा इप्पा के लिए NRISR लद्दाख के अंदर है। और इन इंटरमीडिएट सेंटर के अंदर पेरिफेरल सेंटर वर्क करते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 96 to 99 अप्रॉक्स ये सेंटर भी वर्किंग कंडीशन में है। कुछ ये डेफिनेशंस हैं एडवर्स रिएक्शन की। रेस्पॉन्स टू अ ड्रग व्हिच इज नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड and which occurs at doses normally used in men for prophylaxis, diagnosis or therapy of disease or for the modification of physiological function। इसी तरह साइड इफेक्ट any unintended effect of a pharmaceutical product occurring at doses normally used in men which is related to the pharmacological properties of the drug। Adverse event या adverse experience any untoward medical occurrence that may present during treatment with a pharmaceutical product but which does not necessarily have a causal relationship with this treatment। Serious adverse event, a serious adverse event or reaction is any untoward medical occurrence that at any dose result in death, require inpatient hospitalization or prolongation of existing hospitalization, result in persistent or significant disability, incapacity is life-threatening।
एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट है एडवर्स रिएक्शन के लिए, रिपोर्टिंग फॉर्म फॉर सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन के फॉर्म बना हुआ है। जो भी अगर आयुष से रिलेटेड कोई भी दवाओं का अगर हमें कुछ एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, इसको फिल करके हमें अगले सेंटर को भेजना होता है। जैसे पेरिफेरल सेंटर के ऊपर किसी ने भी ऑब्जर्व किया या कहीं से हमारे पास आया कि ये इस पर्टिकुलर दवा से हमें ये इस तरह का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसकी डिटेल इस फॉर्म के अंदर फिल करनी होती है। इस फॉर्म को फिल करके हम अपने ऊपर जो अगला सेंटर है इंटरमीडिएट सेंटर वहां पर भेजते हैं, तो ये फिर वहां से फिर नेशनल सेंटर में जाता है। इसके अंदर जनरल सी चीजें जिस तरह आपने हिस्ट्री शीट फिल करना देखा होगा तकरीबन उससे मिलता जुलता फॉर्म है, कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज है इसके अंदर। तो ये हर जितने भी पेरिफेरल सेंटर है उन सबके अलग अलग कोड दिए हुए हैं, 001, 002, 007 इस तरीके से ये कोड हमें डालना होता है और एरिया नंबर है हमें जनरेट करना होता है ईयर वाइज, जो भी है ये पेरिफेरल सेंटर को होता है। इसमें पेशेंट की कुछ डिटेल्स देना होती है, एक नंबर के ऊपर पेशेंट का इनिशियल प्लेस एड्रेस चीजें हैं और पेशेंट के बॉडी नंबर आईपीडी का पेशेंट है ओपीडी का पेशेंट यहाँ पर मेंशन कर देना होता है, एड्रेस वगैरह एज सेक्स डायग्नोसिस यहाँ पर मेंशन करना ज़्यादा जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट यानी कि मिजाज के प्रकृति आयुर्वेद के अंदर सारा इसको प्रकृति कहा जाता है और हम यूनानी के अंदर इसको मिजाज कहते हैं। पेशेंट का प्रकृति मिजाज यहाँ पे हमें मेंशन करनी होती है, क्योंकि जो हम अक्सर जो हमारी जो दवापैथी की दवाइयाँ होती हैं तो हम मिजाज के अकॉर्डिंग या प्रकृति के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को देते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन, पेशेंट को दवा इस्तेमाल के बाद क्या किस तरह का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला, सपोज कीजिए उसको कुछ ईचिंग होने लगी या कुछ उसको घबराहट या जो भी चीज़ उसको कोई हमें यहाँ मेंशन करनी होती है। डेट एंड टाइम ऑफ इनिशियल ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ मेंशन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन जो भी उसको हुआ ईचिंग या एक्सपायर्ड जो भी चीज़ उसको हुआ, और अगर कुछ उसको क्रॉनिक अगर कोई डिसऑर्डर है अगर ऑलरेडी है पहले से तो हम उसकी यही कहीं है उसकी, तो अगर है तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर कोई एडिक्शन है उस पेशेंट को तो यहाँ मेंशन करना होता है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एलर्जीज यहाँ मेंशन करेंगे। 6 नंबर पर लिस्ट ऑफ आल ASU and H ड्रग्स आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी और होम्योपैथिक ड्रग यूज्ड बाय द पेशेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर जो भी उसने आयुष से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है वो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर इसको फिल करना होती है। ड्रग का नेम, मैन्युफैक्चर बैच नंबर, डोज वगैरह फॉर्म हो गया है ना, डेट ऑफ स्टार्टिंग स्टॉपिंग, रीजन फॉर यूज, और अगर कोई एनी अगर उससे कोई अनवांटेड अगर उससे हो रहा है तो हमें यहाँ साइड में इसको मेंशन करना होता है। इसी तरह से लिस्ट ऑफ अदर ड्रग्स यूज्ड बाय द पेशेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ, जो भी इससे अगर जो है आयुष से हट के अगर कोई दवा इस्तेमाल कर रहा है, सपोज कीजिए कि एलोपैथिक दवाएं अगर पेशेंट इस्तेमाल करता है, अक्सर लोग करते हैं जो है कि अपनी थायराइड की दवा हुई या बीपी की दवा हुई या डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं वो तो कंटिन्यू उनको दवा खानी ही होती है दवा की, तो वो ये पर्पज इसका ये है कि दवाओं का इंटरेक्शन भी हो सकता है आपस के अंदर, हम वो दवाइयाँ तो यूज कर रहे हैं सामने ये दवाइयाँ यूज कर रहा है तो दवा कहीं उनका आपस में इंटरेक्शन तो नहीं है, तो ये रूल आउट करने के लिए यहाँ पे विदिन 1 मंथ जो भी उसने अदर ड्रग इस्तेमाल करी है यहाँ पे मेंशन करना होता है। 8 नंबर पे जो है इसका एक डिटेल्स ऑफ द ड्रग सस्पेक्टेड टू कॉज ADR, हमें उस एक दवा को या कोई भी दवा जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ इस दवा से ये एडवर्स रिएक्शन उसको हो सकता है कि पेशेंट को हुआ हो, तो दवा का हमें नाम लिख देना होता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर अवेलेबल है अगर अवेलेबल है तो कंज्यूम ओरली along with water, milk, honey or any other, whether any dietary process has been prescribed, if yes please specify, whether the drug is consumed under medical supervision or used as self medication। हमारी आयुष की दवाओं के अंदर अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं कि ये जनरल पब्लिक इसके बारे में अवेयर नहीं है, वो किसी ने उनको बता दी कि हाँ ये इस मर्ज के लिए या इसके लिए आप ये दवा इस्तेमाल कर लीजिए, वो खुद ही पेशेंट इस्तेमाल करने लगता है, ना तो पेशेंट को प्रॉपर डोज मालूम है, ना उसको इतना ध्यान नहीं रहता है कि किस मिजाज के अंदर या किस परिस्थिति के अंदर कुछ दवा लेना चाहिए और कितने लंबे टाइम तक लेना चाहिए, और वो अननेसेसरी दवा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर क्वालिफाइड एक डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसको जितने भी एरर्स हैं मेडिकेशन के वो कम से कम मिनिमाइज हो सकते हैं। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ड्रग यूज, अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन को मेंशन करें। 9 नंबर पर मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टेकन फॉर सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन, जो भी हमने मैनेजमेंट दिया उसको यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है। जैसे कि इस तरीके से हम जो है दवा को या तो डोज कम करते हैं अगर किसी से एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, या फिर उसको बंद करते हैं, जो भी आपने किया हो यहाँ पे मेंशन कर देना है। 10 नंबर पर प्लीज इंडिकेट आउटकम ऑफ द सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन एप्रोप्रिएट, जो उस एरिया का आउटकम क्या है वो इस टेबल के अंदर हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है।
पेशेंट कवर्ड हुआ उस एडीआर से, कवर्ड नहीं हुआ, अननोन फेटल, फेटल डेथ ऑफ डेथ, वो एडीआर सीवियर था या नहीं था, यहाँ पे मेंशन करना होता है। रिएक्शन अवेटेड आफ्टर ड्रग स्टॉप और ड्रग रिड्यूस, हमने जो उसको दवा इस्तेमाल कराई उसके हुआ एडवर्स रिएक्शन हुआ, और उससे 4 अगर इसका स्कोर आ रहा है तो हम उसको कहेंगे पॉसिबल एडीआर, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है। 5 से 8 अगर स्कोर आ रहा है तो हम उसको कहेंगे प्रोबेबल, 9 या उससे ज्यादा इसका स्कोर आता है तो सर्टेन इसको कहा जाएगा। इसी तरह सस्पेक्ट लिवर से जो माइल्ड था मॉडरेट था, तो यहाँ पर मेंशन करना होता है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को फिल करना होता है ये चीज। Why do we need pharmacovigilance? To protect patient from unnecessary harm. ADR may cause death. Medicines are supposed to save life. To reduce healthcare expenses, ADRs are huge burden. Ethics. To know something that is harmful to another who does not know and not telling is unethical. Safety. Many consumers believe that herbal medicines are natural and therefore safe. This is dangerous simplification. Reason. They may contain additives and contaminants. They may be unregulated or mislabeled. They can use allergic reactions. Can be toxic if used improperly or at high doses. ये कुछ कोट्स हैं। डॉक्टर वाल्दिमिर लेप्किन जो है जेनेवा में इन्होंने कोट किया, dying from a disease is sometimes unavoidable, but dying from an adverse reaction is unacceptable. पैरासेल्सस ने कोट किया, जो कि फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी हैं। Everything is a poison. The dose alone makes the thing not a poison. ये WHO ने कुछ लीफलेट्स जारी किए थे कि मेडिकेशन मेडिकल एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए WHO ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी चैलेंज मेडिकेशन विदाउट हार्म, इसमें एक फार्मूला है नो चेक एंड आस्क का। ये जो दवा हम जो भी डॉक्टर पेशेंट्स को दे रहे हैं उनके लिए भी है और जो कंज्यूमर है उनके लिए भी। नो योर मेडिकेशन, चेक एंड यू हैव द राइट डोज, right patient, right medicine, right route, right dose and right time. ये हम उसको अच्छे तरीके से बताने पेशेंट को ये दवा किस तरह इस्तेमाल करनी है, इसका डोज क्या है और इसको किस तरह ओरली इस्तेमाल करनी है, कि ये लगाने वाली दवा है जो भी एक्सपर्ट हम समझाते हैं। और अगर एक बार उससे पूछ लीजिए, आस्क तो कर लीजिए, हमने जो आपको दवा इस्तेमाल के लिए हमने आपको बताई है किस तरह इस्तेमाल करनी है, क्या आप समझ गए हैं, है ना? नो चेक एंड आस्क, यही सेम फार्मूला है कंज्यूमर के लिए भी। जो दवा पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है थोड़ा बहुत उसको पता हो दवा के बारे में, चेक द डोज एंड टाइम समझ लिया है उसने। अगर वो नहीं समझ पाया तो एक बार अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या डॉक्टर से पूछ ले कि ये डॉक्टर साहब ये दवा किस तरह इस्तेमाल करनी है, मुझे नहीं समझ पा रहा हूँ, प्लीज मुझे दोबारा बताएं। ये अभी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे गुजरा है 17 सितंबर के अंदर। इस बार उन्होंने जो है WHO की तरफ से मनाया जाता है एवरी ईयर 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। इस बार जो है उन्होंने थीम दी है इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी और स्लोगन दिया है गेट इट राइट मेक इट सेफ। ये नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक वेबसाइट डेवलप की है जो है कि www.ayushsurakshak.com। इसके ऊपर आप विजिट करेंगे तो इसके अंदर फार्माकोविजिलेंस से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी और वहीं पर आपको जो है एडीआर फॉर्म भी मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पर जो है ये रिपोर्ट भी किया जा सकता है डायरेक्टली। अगर हम इसकी प्रॉपर चैनल की बात करें तो प्रॉपर चैनल तो इसका जो है कि जो पैथीवाइज जो उसके इंटरमीडिएट सेंटर और पेरिफेरल सेंटर है सही तरीके से अगर उस तरीके से जाएगा तो ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि आयुर्वेदा से रिलेटेड कुछ एडीआर आया तो हम आयुर्वेदा के पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर कौन होता है, वहाँ पर उसका पॉजिटिव असेसमेंट होता है ना, एडीआर प्रोबेबिलिटी स्कैन को किया जाता है ना, उसके बाद फिर भेजा जाता है इंटरमीडिएट सेंटर के अंदर। अगर आपके आसपास नहीं है तो इसको डायरेक्टली नेशनल सेंटर के अंदर उसको पहुंचाया जा सकता है। इस आयुष सुरक्षा वेबसाइट से हम एडीआर की रिपोर्ट कर सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी है और वर्ड के फॉर्म में भी है। आप चाहें तो उसको हैंड से फिल करके अपलोड कर दें या ऑनलाइन भी वहाँ पर प्रोसेस किया होगा, वहाँ पर ऑनलाइन भी सबमिट किया जा सकता है। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट के लिए भी वहाँ पर दिया हुआ है। ये पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर जो कि गवर्नमेंट जाने मेडिकल कॉलेज के अंदर है और उसकी ईमेल आईडी है ppbcbhopal@gmail.com। उसमें प्रोफेसर महमूदा बेगम जो कि कोऑर्डिनेटर हैं और कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और उसके अंदर में ऐसे डायरेक्ट डॉक्टर मोहम्मद रहमान खान वर्क कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह की कोई भी एडवर्स रिएक्शन मिले तो ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, इसको इस तरह की रिपोर्ट किया जा सकता है। थैंक यू।
ने बहुत ही डिटेल में हमें फार्माकोविजिलेंस पे स्पीच दिया, जो हमें निश्चित ही अपनी वैक्सीनरी ट्रीटमेंट करने में हेल्प करेगा। थैंक यू सर। आजकल सोशल मीडिया ने सभी के जीवन में बहुत बड़ी जगह बना ली है। पहले जहां हम अपने दैनिक जीवन उपयोग में कितनी भी संबंधित वस्तुएं उसके विज्ञापन देखते थे, वहीं हमें आजकल दवाओं और चिकित्सा से संबंधित भ्रामक विज्ञापन भी देखने को मिल जाते हैं, जो एक सीमा तक हमें भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। इन्हीं औषधियों के विज्ञापन को नियंत्रित करने, उनके चमत्कारिक गुणों को बढ़ चढ़कर बताना, जैसे भ्रामक प्रयोजनों के लिए प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए कुछ एक्ट या कानून बनाए गए हैं। इन्हीं ड्रग एक्ट के बारे में बताने के लिए मैं डॉक्टर साजिद हुसैन सर को गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज भोपाल को आमंत्रित करती हूँ कि सर आए और अपना व्याख्यान दें। Good morning. Good afternoon, everyone. मैं डॉक्टर साजिद हुसैन यूनानी मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। अभी इससे पहले डॉक्टर रहमान ने आप लोगों को बहुत डिटेल से फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, कैसे उसको करते हैं, और एडवर्स रिएक्शन तो आप पढ़ते ही, उसको रिपोर्ट कैसे करना है ये इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से आपको बताया कि कहाँ कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, फिर कैसे करना है, उसको कहाँ भेजना है ये। लेकिन इसके बाद मेरा जो टॉपिक है, आप देख रहे हैं कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। अब इससे आप समझ गए होंगे कि ड्रग के मुतालिक जो भ्रामक एडवर्टीजमेंट, इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट। ऐसे एडवर्टीजमेंट जो ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, वो इसका दूसरा नाम लिखा जाता है। ये एक्ट एक्चुअल में 1954 में ही पास हो गया था, लेकिन आज तक आप देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे भ्रामक एडवर्टीजमेंट रोज सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कंटिन्यू चलते ही रहते। इवन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं भ्रामक उसमें, आप देखेंगे तो। इसलिए हम ये इसी अवेयरनेस के पर्पज से हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर कोई ऐसा भ्रामक एडवर्टीजमेंट चलता है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को इसको अवेयर कराएं, लोगों को बताएं कि अगर ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा है जो लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, उनके पैसे खराब करवा रहा है, उनको बर्बाद कर रहा है, दूसरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसमें कि जब हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा एक बाबा ने बहुत फेमस बात, हैदराबाद का एक बाबा, आपने सुना होगा कि वो जिंदा मछली खिलाता था अस्थमा के मर्ज के लिए, ये एक बार खा लीजिए और जिंदगी भर आराम कीजिए। अब वो ऐसा तो था नहीं। तो इस तरह से उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी एडवर्टीजमेंट गलत होते हैं और भ्रामक एडवर्टीजमेंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट एक तो डिले हो जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। वो क्या है, किसी बाबा के चक्कर में, किसी और के चक्कर में, और मतलब अपने टाइम वेस्ट करता है, पैसे भी वेस्ट करता है, और सही जगह पर उसको वो होना चाहिए वहां पर नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए जब ये चीजें बहुत बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में एक एक्ट बनाया
और वो एक्ट था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, और ये उसी वक्त से लागू किया गया जिसमें तकरीबन 54 ड्रग्स ऐसी मतलब कंडीशंस बीमारियां डाली गई जिसके बारे में आप ये कंफर्म 100% नहीं कह सकते कि आप जो है ये मतलब हम इसका श्योर इलाज करेंगे। जैसे उसमें कैंसर है, एड्स है, दम और क्या नाम है आपका वो है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां, आर्थराइटिस है, बहुत कॉमन है। जगह जगह आप देखेंगे कि लोग हमारे यहाँ 100% इलाज है, आप आइए हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। आप प्रचार इस तरह से भ्रमक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते कि हमने ये किया है। तो इसी के तरफ से ये जो एक्ट बनाया गया, इसी एक्ट के बारे में हम थोड़ा सा उसमें क्या चीज हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में। तो जो इसका आप देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस एक्ट के बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव था टू प्रोहिबिट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स और रेमेडीज एंड रेमेडीज। ड्रग्स के मुताबिक जितनी भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, कैसी वो सारी की सारी इसके अंदर आती है। दूसरा टू रेगुलेट क्लेम्स रिलेटेड टू मैजिकल क्योर्स फॉर डिजीज। इसमें वो चीजें भी शामिल है जो कि मैजिकल पावर से जो शामिल है, जो मैजिकल पावर से इलाज करते हैं। जैसे कि बाबा जाएंगे, ये मंत्र हमने दे दिया आपको, अब जाएंगे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप जाएंगे शेर से टकरा जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसा दावा करते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों ने ताबीज बना के गले में लटका दी, साहब आप तो इसमें इसको पहन लीजिए, अब आपको कोई बीमारी लगने वाली है, या आपको कोई बीमारी पहले से हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो ये चीजें क्या है, मैजिकल पावर में आती है। इस पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो लगाया कि आप इसको प्रचार इस तरह से नहीं कर सकते और दावा नहीं कर सकते कि हम इससे ठीक करते हैं। तो ये इस तरह की चीजें तो सेफगार्ड पब्लिक फ्रॉम मेडिकल, गलत मेडिकल से रिलेटेड गलत चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए इसको लागू किया गया। अब इसमें जो चीजें, पहला वर्ड जो है आपका ड्रग। ड्रग तो सभी को आपको मालूम है, सभी रिलेटेड है उसी से कि कोई भी मेडिसिन, चाहे वो इंटरनल यूज की जाए, एक्सटर्नल यूज की जाए, वो क्या कहलाती है, ड्रग कहलाती है। चाहे वो एनिमल पे हो या ह्यूमन पे हो, वो क्या, एनी सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर आर इन द डायग्नोसिस, क्योर, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। कोई भी सब्सटेंस जो कि आप यूज करने जा रहे हैं किसी भी चीज की डायग्नोसिस के लिए, उसके क्योर के लिए, या उसके मिटिगेशन, मतलब होता है कि आप के कोई सिम्टम्स सबसाइड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसको इसमें आता है। ट्रीटमेंट के लिए आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो वो एक, इन सब चीजों के लिए अगर कोई भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं वो आपसे ड्रग कहलाएगी। तो ड्रग के ताल्लुक से आपको ये जानकारी है कि आप ड्रग किसको कहते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट कहा गया कि ऑब्जेक्शनेबल ट्रीटमेंट वो एडवर्टीजमेंट है। तो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहली चीज उसमें आती है नोटिस। आप कोई भी नोटिस लगा दें तो वो क्या है, एडवर्टीजमेंट में आएगा। आपने कहीं होर्डिंग लगा दी, बोर्ड लगा दिए, कहीं पे बड़े बड़े से बोर्ड लगे दिखते हैं कई सारे लोगों के, सर्कुलर, आपने पंफलेट और ये सारी चीजें बांट दी लोगों को, लेबल आपने बना दिए, कहीं कहीं लगा देते हैं, गाड़ियों पे लगा दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, ये सारे लेबल्स भी इसी के अंदर आते हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर। रैपर, आप कोई बॉक्स बना रहे हैं उसके ऊपर लिख रहे हैं, तो वो भी जितने भी रैपर, चाहे वो दवाओं के हों या किसी और चीज के रैपर पे आप अपनी दवा का प्रचार कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर आएगा। या एनी अदर डॉक्यूमेंट, एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली आर बाय मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक। आप जैसे मैजिक में होता है कि धुआं निकालते हैं, इसी तरह से आप अगर ओरली अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे पास इस चीज का ट्रीटमेंट है, ये है, ऐसा है, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी, एडवर्टीजमेंट के अंदर आती है।
अब मैजिक रेमेडीज, इसमें कहा गया मैजिक रेमेडीज। तो मैजिक रेमेडीज क्या है? कोई भी तिलिस्मान हो, मंत्र हो, कवच हो या कोई भी चाल हो जो कि क्या है, दावा क्या करे कि हमारे पास मेरिकुलस पावर है, जादुई ताकत है। क्या है? जादुई ताकत है हमारे पास। ये सारी जादुई ताकत जो भी बयान करे कि हम ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे फला, लेकिन ये जो है अभी तक इसमें रिलेटेड है तो मेडिसिन और क्या नाम है ट्रीटमेंट्स। अभी दूसरी जगहों पर बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ। तो इसके लिए कानून जो बनाया कि मेरिकुलस पावर, कोई भी दावा कर रहा है कि हम फला डिजीज ठीक कर देंगे, फला कैंसर है आपके पास है तो आप कैंसर की हम ये दवा दे देंगे, ये ठीक हो जाएगा, या ये मंत्र, ये कवच, हड्डियों के कवच पहना दिए, ताबीज बना के पहना दिया, वो सारी चीजें किसमें आती हैं? मैजिक रेमेडीज में, जो पावर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से कोई भी डायग्नोसिस के लिए, चाहे क्योर के लिए या मेडिकेशन के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंशन के लिए, अगर आप पावर, मैजिकुलस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैजिक रेमेडीज में आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें क्या है, व्हाट आर मैजिक रेमेडीज, व्हाई मैजिक रेमेडीज आर हार्मफुल, क्यों ये हार्मफुल है, क्यों इस पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हेल्थ रिस्क। हेल्थ रिस्क क्या है कि आदमी सही टाइम पर डायग्नोसिस नहीं बनता, सही टाइम पर वो डॉक्टर के पास नहीं जाता और सही टाइम पर उसका ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, डेथ हो जाती है। एक्सप्लॉयटेशन, उसमें फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है। यहाँ चढ़ा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और कई लोग आपने देखा होगा कि पीलिया के लिए, क्या दर्जिश के लिए फला बाबा के पास चले जाओ वो झाड़ देंगे, फला उनके पास चले जाओ ये झाड़ देंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप 10 जगह चक्कर लगाते हैं, 10 जगह चढ़ाते हैं, आप फ्री में नहीं, कोई भी नहीं करता ये सब, कोई ना कुछ किसी न किसी सूरत में वो लेता ही। तो ये चीजें जो है ये बहुत फाइनेंशियली बड़ा नुकसान पहुंचाती है। फॉल्स होप और एक उम्मीद, गलत उम्मीद लेके इंसान बैठा रहता है कि जो है हम तो इसके पास जाएंगे ये हो जाएगा, उसके पास जाएंगे ऐसा हो जाएगा। ऐसी बहुत मिसालें मिलेंगी आपको जो आपको मतलब ये चीजें मतलब डिले करती हैं ट्रीटमेंट को, साथ में उसको गलत उम्मीद लगा के बैठा रहता है और इसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। इसलिए जो है ये मतलब इतने सारे नुकसान, बड़े नुकसान है ये, उसके और भी सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इसमें जो इस एक्ट के अंदर कुल 16 तकरीबन एक उसमें सेक्शन बनाए गए। 1, 2 तो आपके डिफिनेशन वगैरह के लिए है। तीसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है प्रोविजन ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। इस सेक्शन के अंदर तकरीबन वो जो मैंने बताया पहले शुरू में ही कि 54 ड्रग्स को और कंडीशंस को बयान किया गया है कि जिसको आप प्रचार नहीं कर सकते, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट उसके बारे में नहीं कर सकते। तो ये उसको प्रोटेक्ट करती है कि आप जो आर्थराइटिस है, एड्स है, कैंसर है, ऐसे बहुत सारे जो 54 डिजीज हैं उसमें से आप इसको नहीं कर सकते अलग। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का कि जिसमें आपको ये बताया गया है कि इन डिजीज का आप प्रचार नहीं कर सकते, भ्रामक एडवर्टीजमेंट नहीं चला सकते। तो उसके बाद में दूसरा है इसके अंदर सेक्शन 4 जो कि प्रोहिबिटेड किया गया, जैसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट गलत तरीके से नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे कि इसमें अभी भी लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि पतंजलि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मतलब वो भी कि उनको माफी भी मांगना पड़ा और ये भी कहना पड़ा कि हम ये भ्रामक एडवर्टीजमेंट हटाएंगे। जैसे उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए लिख दिया कि ये मतलब 100% क्योर है, तो उस पर ये प्रॉब्लम है। ऐसे सिर्फ उन्हीं की बात नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं और ये खास तौर पर आयुष में कॉमन है। आयुष में ये कॉमन है, चाहे वो कंपनीज कर रही हो या डॉक्टर खुद कर रहा हो।
कई डॉक्टर भी ये चीज करते हैं, कई कंपनियां भी, कि हमारी ये दवा लीजिए, आप 100% आपको फायदा मिलेगा और ये होगा और वो होगा और ये होगा। ऐसी बहुत सारी कंपनियां दावे करती हैं। तो ये हमारा काम है कि हम उनको जानें और उनको रिपोर्ट भी करें, ताकि भ्रामक जो जानकारी है लोगों में न जाए। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो प्रोविडेड किया गया। तीसरा है कि सेक्शन 5 जो प्रोविडेड किया गया है, इसमें यह है कि एडवर्टीजमेंट या मैजिक रेमेडीज के बारे में जो भी एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं उसको रोका गया कि आप नहीं कर सकते इस तरह की चीजें। जो छठा यह है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रही है उसको आप क्या करें, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ से आप भेज रहे हैं दूसरी जगह लिख करके, वहां से फिर लिख करके आ रहा है, तो ये चीजें आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इस एक्ट में ये चीज प्रोहिबिटेड की गई। इसके बाद ये चीज हमने बयान कर दी वैसे कि एलिमेंट फॉल्स क्लेम्स करते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के की क्या है, क्या उसके मेन वो है कि पहले चीज क्या फॉल्स क्लेम है, आप गलत क्लेम करते हैं कि हमारा ये फायदा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अ ड्रग दैट फॉल्सली क्लेम टू क्योर कैंसर, ऐसी कोई भी दवा आप 100% नहीं कह सकते कैंसर को क्योर करें। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के साथ। एग्जैगरेशन, जितनी बेनिफिट है उससे ज्यादा आप उसके बारे में बता रहे हैं, जितनी बेनिफिट है इतना नुकसानदेह। जैसे कि स्किन केयर प्रोडक्ट दैट प्रोमिसेस मेक अ पर्सन लुक यंगर और मैन, आप ये लगा लीजिए और रातों रात जवान हो जाएगी, आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये चीज आपने सुना होगा कि भाई ये ले लीजिए दवा और फौरन आपको ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। तो ये गलत रिपोर्ट मतलब होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, ऑक्सीजन मिलने का इंतजार मत करें, एपीडी इस पर डोरमा लीजिए, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसी तरीके से वेट लॉस के बारे में कहा कि एंजॉय लॉन्ग टर्म वेट लॉस एंड लूज वेट गेन कॉन्फिडेंस, मतलब आप कॉन्फिडेंस से एक दिन में लूज कर लीजिए आप। इस तरीके से लेस रिंकल इन ओनली 1 मिनट, आपके चेहरे का रिंकल 1 मिनट में ही खत्म, ऐसी दवा, ऐसा फॉल्स क्लेम। तो ये सारी चीजें बहुत नुकसानदेह है लोगों के लिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया। अब ये सेक्शन 3D जो है, आप नहीं रहे शायद, इसमें appendicitis, arteriosclerosis, blindness, blood poisoning, bright disease, cancer, cataract, deafness, diabetes, disease and disorder of brain, optical system, uterus, disorder of menstrual flow, disorder of nervous system, disorder of prostatic gland, dropsy, epilepsy, female disorder, fevers, fits, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जो इसके अंदर कवर किया गया है। इसके बारे में आप कंप्लीटली ये नहीं कर सकते 100% की ये आपको क्योर करेगी, इस पे आप एडवर्टाइजमेंट नहीं चला सकते। ये आप 54 ये टोटल डिसऑर्डर्स है जिसको आप चला नहीं सकते, उसका भ्रामक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा 1955 में 2 ऐड किया गया है अस्थमा और एड्स को, ये भी इसका भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये ट्रीटमेंट होगा। अब इसके बाद में कुछ चीजें इस एक्ट में, अब ऐसा नहीं है कि आपने ये कर दिया कि साहब ये चीजें बंद हो गई, अब इस पे आप एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें एग्जेम्प्टेड है, उससे कुछ रूल को लूज किया गया और सेविंग बनाया गया, जो कि क्या था कि पहली चीज एग्जेम्प्टेड में आती है एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू डायरेक्ट प्रिंटेड पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप कोई भी, जैसे कि आप ये कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट भी तो चला रही है, गवर्नमेंट भी चला रही है ना एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि उसके आप देख लें ट्यूबरकुलोसिस के लिए, पोलियो के लिए,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर कोई पब्लिसिटी हो रही है, कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो वो एग्जेम्प्टेड गवर्नमेंट की तरफ से अगर चल रहा है। दूसरा एग्जेम्पशन क्या है कि डॉक्टर ने अपने प्रीमिसेस के अंदर अगर कोई छोटे मोटे बोर्ड लगा रखे हैं अपने मतलब उसके बाहर नहीं, अपने प्रीमिसेस के अंदर, अपने क्लिनिक के अंदर, अपने हॉस्पिटल के अंदर कि हमारे यहाँ ये ट्रीटमेंट होता है, जिसका ऐसा ट्रीटमेंट होता है, तो वो मतलब एग्जेम्प्टेड है, वो इसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में नहीं आती है। इसके अलावा डिस्प्लेड नहीं चलेंगे। Displayed signboard any advertisement related to direct printed or published with previous sanction of government। अगर ये रूल लागू होने से पहले 1954 से पहले अगर किसी ने किसी एडवर्टीज के बारे में गवर्नमेंट से पास करा गया है तो वो एक्सेप्टेबल, वो भी। लेकिन अब वो नाम मिलने वाला 1954 से पहले अगर किसी ने कोई पास करवा दिया था तो वो एग्जेम्प्टेड है, वो कर सकता है, एडवर्टीजमेंट कर सकता है। इसके बाद में एक चीज इसमें ये आती है कि अगर आपने कोई बुक लिखी है, बुक कोई है और उसमें अगर कोई एडवर्टीजमेंट या इस तरह की बातें की है, इतनी फायदेमंद है और इतना नुकसानदेह है, तो वो आपको रिसर्च के बेस पर अगर लिखी गई है तो वो इससे एग्जेम्प्टेड है। ये फायदेमंद है, ये फायदेमंद है, ये फायदेमंद। इसके अलावा एक चीज इसके अंदर ये आती है कि एडवर्टीजमेंट कोई भी ऐसी हो जो कि डॉक्टर के पास भेजी गई कॉन्फिडेंशियल। जैसे आप कंपनी है, आपके पास आपने एक दवा बनाई और उसको आपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को आप उसका पम्फलेट बना के दे रहे हैं कि ये दवा इसमें काम आएगी, तो ये आप उसमें नहीं आए क्योंकि ये उससे एग्जेम्प्टेड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। आपने उसको दवा बनाई, अब उसके बारे में आपने लिख के दिया कि ये दवा इसके लिए फायदेमंद है, लेकिन तो वो इसमें एग्जेम्प्टेड होगी, वो इसके अंदर नहीं आएगी। अब अगर किसी ने वो किया कि आपने ये तो हो गया, आपने देख लिया कि ये दवाएं, ये बीमारियां और मैजिक जितने भी पावर्स क्लेम किए जाते हैं वो सारे के सारे नॉन एक्सेप्टेबल है। तो इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि एग्जेम्प्टेड भी देख लिया आपने कि किन किन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया। उसके बाद नेक्स्ट ऑफेंसिव पेनाल्टीज, अगर कोई ये वायलेशन करता है इस एक्ट का तो उसके ऊपर क्या पनिशमेंट होगा, क्या पेनाल्टीज लगेंगी। तो पहली चीज ये है कि पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। अगर आपने वायलेशन किया, भ्रामक जानकारी फैलाई है, तो 6 महीने की जेल हो सकती है विथ फाइन के साथ, या दोनों हो सकता है, या सिर्फ फाइन होगा या फाइन के साथ दोनों हो सकता है। तो पनिशमेंट, तो दूसरी चीज है कि पनिशमेंट अगर वो एक बार पहली बार करता है तो 6 महीने की जेल हो सकती है या उसको फाइन हो सकती है। दोबारा करता है तो 1 साल की जेल होगी और उसका वो भी बढ़ जाएगा, क्या नाम है, फाइन भी बढ़ जाएगा। अब जो नया रूल 2020 में ड्राफ्ट बना है लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। उसमें क्या बढ़ाया गया कि अगर आपने पहली बार भ्रामक जानकारी दी तो आपको तकरीबन 5 लाख रुपए फाइन और 5 साल की जेल। उसके बाद में अगर दोबारा हुआ, ये कंफर्म अभी इसमें वो पब्लिश नहीं हुआ है, ये अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, लेकिन अगर दोबारा आपने वही गलती की, आपने भ्रामक जानकारी दी, मेडिकल रिलीज के बारे में ये बनाया या कुछ किया, तो उसमें आपको 50 लाख की फाइन लग सकती है और 10 साल की सजा हो सकती है। तो ये इसकी सजा 2020 में ड्राफ्ट तैयार हो गया है लेकिन अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस तरीके के अगर एडवर्टीजमेंट आपने चलाए तो ये आपको ऑफेंसेस वो उसके लिए होंगे, या आप डॉक्टर हैं, आप क्लेम कर रहे हैं कि साहब हमारे पास आइए, हम तो 100% आपको ठीक कर देंगे इन डिजीज में से, जो कि अच्छा डिजीज की वो भी बढ़ाती है, रेंज भी बढ़ाती है। अभी तक 54 + 2 56 हो रहे थे, अभी क्या है कि 78 के करीब इसमें डिजीजेज जोड़ दी गई है।
जो आप उसको अगर आप उसके बारे में भरपूर जानकारी देते हैं तो आप पर पेनल्टी प्लस इंक्रीमेंट जेल हो सकती है आपकी 10 साल के लिए भी, 5 साल के लिए भी। आपको पुराना रूल अगर ये नया वाला लागू हो जाता है जैसे पुराने वाले में भी आपको 6 महीने जेल या फाइन देना पड़ता है पहले करने से। तो अब आपने देखा कोई भ्रमक जानकारी कहीं किसी डॉक्टर के पास या किसी कंपनी वाले ने की, आपने देखा तो आपको उसको कहाँ रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट कहाँ करेंगे। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो सबसे पहले एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है ग्रीवेंसेस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, गामा करके आप नेट पे देखेंगे तो ये गामा करके ग्रीवेंसेस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ये साइट है, इस पे आप जाकर के डायरेक्टली आप वो कर सकते हैं, मतलब मिसलीडिंग अगर कोई एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है तो हमारे ये जरूरी है कि हम ये लोग इस पर ध्यान दें। इसके अलावा पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर जितने भी हैं, चाहे वो आयुर्वेद के हों, यूनानी के हों, मतलब इसके सिद्धा के हों, होम्योपैथी के हों, आप किसी को भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASI को भी आप जाके कर सकते हैं। आयुष सुरक्षा जो भी डॉक्टर अमान ने बताया था कि आप ADR का वो कर सकते हैं, वहां पर भी आप जो है इसको मतलब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर सभी लोग इसके लिए जागरूक हो जाएं और बताने लगे। मैजिक पावर को भी ध्यान में रखते हुए और भ्रमक जानकारी जो भी कंपनी या जो भी डॉक्टर फैला रहे हैं उनके खिलाफ हमको एकजुट होकर के और ये चीजें करना चाहिए ताकि लोगों को इससे भला हो, लोगों का फायदा हो और लोगों अननेसेसरी उनके पैसे और टाइम और वो न खराब हो। ये वो वेबसाइट है गामा, जिसपे आप वो मैं क्या देखेंगे ये गामा वेबसाइट है और इस पे जाकर के कर सकते हैं। आयुष सुरक्षा पे कर सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस सेंटर पेरिफेरल हो उस पे भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएरी है उस पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें खोल दी हैं जिसपे आप जाकर के अपनी इस प्रॉब्लम को या हमारी एज ए हेल्थ वर्कर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे भ्रामक एडवर्टाइजमेंट को इसको रिपोर्ट करें ताकि लोगों को पता, गवर्नमेंट को पता चले कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे लोगों का मिसयूज हो रहा है, उनको फाइनेंशियली और हेल्थ के रिलेटेड कितना नुकसान हो रहा है और उस पर पाबंदी लगा करके उसको बंद किया जाए। अभी जैसे आपने देखा कि बहुत सारी कंपनियों पर बैन लगाए गए और उनको या तो ये फाइन लगाया गया और उनको ये बोला गया कि आप उसको दुरुस्त कीजिए और उसके बाद दोबारा हुआ तो आपके ऊपर दूसरे केसेस भी लगाए जाएंगे। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का है वो भी आपके ऊपर लगाया जाएगा और फिर आपको इसके अगेंस्ट हो सकता है आपकी कंपनी बंद हो जाए, एज ए डॉक्टर आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इस तरीके की चीजों से बचने के लिए हमको कंज्यूमर एक्ट बना दिया गया, उसको जोड़ दिया गया। पहले ऐसा जुड़ा हुआ नहीं था। अब अगर किसी ने फॉल्स क्लेम कर लिया, अभी आपने देखा भी होगा 1-2 केसेस हुए 1-2 सालों में कि उसमें क्या हुआ कि कुछ डॉक्टर ने क्लेम किया कि हम 100% ठीक कर देंगे। अब पेशेंट ने इलाज करा लिया, अब पेशेंट ने इलाज कराने के बाद वो ठीक नहीं हुआ, वो कंज्यूमर कोर्ट चला गया। अब एज ए डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको ये बिल्कुल बताएं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100% करें। नहीं तो उसने क्या किया कि कंज्यूमर कोर्ट गया, अब वो क्लेम किया आपके खिलाफ तो कोर्ट जितना फाइन लगाएगी आपको भरना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें चलेगी। तो इस तरह की चीजों से हमें खुद बचना है और अगर कोई कर रहा है तो उसको रिपोर्ट भी करना है। थैंक यू। डॉक्टर हुसैन सर ने हमें जितने भी भ्रामक विज्ञापन आते हैं उसको कैसे पहचाने, कैसे जागरूकता लाए और उससे होने वाले नुकसानों को कैसे बचाएं उसके बारे में बताया। थैंक यू सो मच सर। कार्यक्रम को गति
प्रदान करते हुए मैं स्मृति चिन्ह देकर हमारे अतिथियों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इसके लिए मैं आदरणीय रजिस्ट्रार सर डॉक्टर हेमंत शर्मा सर से निवेदन करूंगी कि वे हमारे कार्यक्रम के विशेष वक्ता डॉक्टर सादिक हुसैन सर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। हमारे कार्यक्रम के दूसरे वक्ता डॉक्टर मोहम्मद अरमान खान सर को सम्मानित करने के लिए मैं पटले सर से अनुरोध करूंगी कि सर स्मृति चिन्ह देकर उन्हें आभार व्यक्त करें। धन्यवाद सर। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून को दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया को कि घोंसला कैसा बनता है, पूछा चिड़िया को कि घोंसला कैसा बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ऐसे ही तिनके थोड़े थोड़े नॉलेज जो हमें ऐसे प्रोग्राम से मिलते रहते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि हम इन्हें ज्ञान देकर अपनी चिकित्सा में यूज करेंगे और अपनी चिकित्सा को सफल बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर आपके वैक्सीन के लिए। इसी सकारात्मक विचार के साथ में कार्यक्रम के अंतिम वेला में वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे सत्य साई यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर डॉक्टर हेमंत शर्मा सर से अनुरोध करूंगी कि सर आए और आभार प्रदर्शन करें। मंच पर आसीन डॉक्टर सतीश हुसैन सर, डॉक्टर मोहम्मद अरमान सर और हमारे प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर पटले जी और सभी शिक्षकगण और मेरे यूनिवर्सिटी छात्र छात्राएं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही शांतिपूर्वक एक अच्छा प्रोग्राम सुना। इस सुनने के साथ साथ आपको अमल भी करना है। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया और उसको अमल नहीं करना है। जैसा कि हमारे सभी डॉक्टर भक्तागणों ने बताया कि अवेयरनेस के बारे में, तो ये अवेयरनेस, आप भविष्य के डॉक्टर हैं तो अवेयरनेस आपको सभी को बताना है। जैसे कि आपने बताया अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन फार्माकोविजिलेंस, इसकी आवश्यकता हमको कोरोना काल से ही महसूस हुई हमारे देश में, इसकी आवश्यकता। क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि फॉरेन में ऐसा केस हुआ अमेरिका में कि भाई क्लोरोफॉर्म को यूज किया गया जिससे बहुत से लोग गलत हुए, लेकिन हमारे यहाँ आवश्यकता है कोरोना काल से। तो जो सर ने समझाया आपको उसको अमल करें। धन्यवाद।
सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं डॉक्टर प्रज्ञा मैम को मैसेज करती हूँ कि मैम आए और स्टूडेंट में सानिया लोखंडे आए। नेक्स्ट प्रणीता कोडेकर। डॉक्टर हुसैन सर से अनुरोध करूंगी कि डॉक्टर हेमंत शर्मा सर को सर्टिफिकेट। बाकी सभी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लास्ट में कलेक्ट कर लीजिएगा। Thank you so much.